हेलो फ्रेंड्स, हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पॉलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। पॉलिटी में हम लोग आज देख रहे हैं यूनियन एंड इट्स स्टेट, ठीक है, इट्स टेरिटरी, ठीक है। ये पॉलिटी का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। हम लोगों ने कोशिश किया है कि इसको बहुत छोटे मतलब कॉम्पैक्ट साइज में बनाएं, बहुत लेंदी ना करें, 2-3 घंटे का लेक्चर ना जाए ऐसा कुछ, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चन भी बन जाए। तो हम लोगों ने शॉर्ट स्वीट में इसको कंप्लीट करने का कोशिश किया, तो बने रहिए। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल इंडियन और इंडिया के स्टेट्स कैसे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हमें आर्टिकल 1 to 4 मिलती है। मतलब भारत के राज्य, भारत का कैसा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनियन स्ट्रक्चर है। आर्टिकल 2-3 में ये बताया जाएगा कि किसी स्टेट को अल्टर करना है या कॉन्कर करना है या ऐड करना है या डिलीट करना है तो उसके तरीके क्या होंगे। आर्टिकल 4 ये बताएगा कि उसमें अमेंडमेंट के तरीके होंगे, मतलब वो आर्टिकल 368 को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, तो इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए हम देखना शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 to 4 लेज डाउन द फ्रेमवर्क फॉर द यूनियन एंड टेरिटरी। 1 से 4 के बीच में हमें ये बताया गया है कि भारत का यूनियन कैसा होगा, मतलब भारत के राज्य कैसे होंगे और उसका राज्य क्षेत्र कैसा होगा, ठीक है। इट इज यूनिकली डिस्क्राइब्ड एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इंडिया में आर्टिकल 1 जो है वो क्या बताता है। तो इसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ है इंडिया मीन्स भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इट मीन्स हमारे कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया फेडरेशन ऑफ स्टेट है या फेडरल स्ट्रक्चर को। जबकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा भारत जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कुछ फेडरल टाइप की चीजों की बात करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेट्स की तो वो यूनियन है। और इवन कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा गया है कि हमने फेडरल व्यवस्था को अपनाया है। जब हम पढ़ते हैं तो जो मतलब पॉलिटी के थिंकर्स हैं या पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं, उनको देखा जाए या पॉलिटी के जानने वाले लोग हैं, उनसे पूछा जाए तो वो बताते हैं कि ये क्वासी फेडरल, और अब हमने देखा था आइवर जेनिंग है, ठीक है, केसी वेयर हैं, तो उन लोगों के हिसाब से हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर या बार्गेनिंग फेडरलिज्म ये चीजें मानते हैं। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल क्लियर बोलता है कि यूनियन ऑफ स्टेट। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है या यूनियन ऑफ स्टेट है, तो इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, है ना। नॉट फेडरेशन इन द क्लासिक सेंस, क्लियर है, सिग्निफाइंग द परमानेंट एंड इंडिस्ट्रक्टिबल नेचर। अब इसमें क्या होगा कि इंडिया डिस्ट्रक्टिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि यूनियन है, तो सेंटर कैसा होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, और सेंटर के ही डिसीजन स्टेट्स को मानने होंगे। मतलब स्टेट्स अपनी इच्छा से या किसी भी तरीके से अलग नहीं हो सकते। मतलब मोटे तौर पे अगर हम समझें तो राज्य भारत के लिए एक व्यवस्था है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हमने राज्यों को बनाया है, क्लियर है। देखिए इंडिया ऑफ द इंडियन यूनियन, दिस अप्रोच एम्फसाइज्ड बाय B.R. Ambedkar was meant to negate the possibility of the secession by any state। मतलब कोई भी स्टेट भारत से अलग नहीं हो सकता। ये अम्बेडकर साहब का वो है, मतलब उनको पता था कि आगे चल के हो सकता है स्टेट लड़ने लग जाए। बहुत स्मार्ट लोग थे, पॉलिटी को बहुत अच्छे से समझते थे और आगे चल के आने वाली समस्याओं को उन्होंने ध्यान में रखा। तो इससे ये क्लियर होता है कि B.R. अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, इसको फेडरेशन ऑफ स्टेट अगर हम कर देते हैं तो स्टेट फिर अलग होने की बात करेंगे या कुछ भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड को अपनाएंगे यहां पर, ठीक है। द टर्म इंडिया दैट इज भारत। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के कितने नाम हैं, तो अब हम क्या करते हैं, आर्यावर्त, रेवा खंडे, पता नहीं क्या क्या लगाने लग जाते हैं, जो कि गलत है। हमारे ये पूरा मतलब जो हमारा पार्लियामेंट जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी तो उसमें बहुत डिबेट हुआ कि इंडिया का नाम इंडिया क्यों रखें, भारत रखें। तो इसमें फाइनल डिसीजन ये हुआ कि पूरी दुनिया में किस नाम से जानती है, इंडिया के नाम से, और हमारा एंशिएंट नेम क्या है, भारत। तो हमने बोला दोनों ही नाम को अपना लेते हैं, इंडिया मींस भारत, इंडिया जो कि भारत है, ठीक है। विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसा आर्टिकल में हमारे लिखा हुआ है। अगर आर्टिकल के डिटेल में आप जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो मिल जाएगा, ठीक है। तो पहली बात ये हो गया कि हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं। दूसरी बात क्या होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के 2 नाम हैं, इंडिया और भारत, ठीक है। एज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 1 reinforce the unity and sovereignty of the nation. The constitution distinguishes between the territory of states, union territories or any territories that may be acquired by the government of India in future, ठीक है। This given parliament significant flexibility in the matter of the territorial organization। ये हमें पार्लियामेंट को, इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट को फुल फ्लेज पावर देता है
कि वो किसी भी तरीके के चेंजेस कर सकते हैं स्टेट में, उनको अल्टर कर सकते हैं उनकी बाउंड्री को, कोई फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं, या इंडिया के किसी टेरिटरी को। हाँ, हालांकि ये एक डिबेटेबल चीज है, बात है अगर हम देखें तो, क्योंकि वेरी बारी यूनियन केस हुआ था, वो हम आगे डिटेल करेंगे जब हम आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे, कि क्या हम अपनी टेरिटरी के किसी पार्ट को किसी दूसरे कंट्री को दे सकते हैं, और देंगे तो उसका क्या तरीका होगा, ये चीज डिबेटेबल रहा है। फिर देन आफ्टर उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो भी हमें देखना होगा। चलिए, यही बात आ गया। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, हमने पढ़ लिया है। अ टर्म हाईलाइटेड दैट द कंट्रीज यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर, जबकि हम जानते हैं कि हमारा कंट्री ने क्या उठाया है, एक फेडरल स्ट्रक्चर को उठाया, लेकिन हमारा यूनिकनेस है फेडरल स्ट्रक्चर को, जहां पर हमने क्या किया है, स्टेट को डिस्ट्रक्ट होने से बचा दिया है, या स्टेट को अलग होने से बचा दिया है। अनलाइक द फेडरेशंस सच एज यूएसए, जैसा कि आप जानते हैं यूएसए के पूरे 50 स्टेट्स हैं, वो एक फेडरल स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं। जब भी वो चाहें तो मतलब कुछ स्टेप को फॉलो करते हुए अपने आप को उस फेडरेशन से अलग कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, ठीक है। स्टेट हैव नो राइट टू सेसीड। देखिए आप, द कॉन्सेप्ट इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, इसका मतलब क्या है, स्टेट्स को कभी भी कैसे भी, जैसे मान लो ये बिहार है, मध्य प्रदेश है, कोई भी एक स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इसके बहुत सारे पार्ट्स करने हैं तो पार्ट भी कर सकता है, लगता है कि 2-3 स्टेट को मिला करके अब नया स्टेट बना देना चाहिए तो वो भी हो सकता है। ये पूरा पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मतलब सेंट्रल जो है वो डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, स्टेट को कभी भी बनाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, ये पूरा पावर पार्लियामेंट के पास है। क्लियर है? चलिए, द स्ट्रेंथ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट डिवीजन ऑफ द टेरिटरी इंक्लूड्स, क्या क्या है इसमें, स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, एक्वायर्ड टेरिटरीज होंगी, ठीक है, एंड द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है, जैसे मान लो कि हमारे पास अभी 28 स्टेट है, एक 29वां स्टेट बनाना हो तो हम स्टेट बना लेंगे बहुत इजीली, बट उसको जाकर के फर्स्ट शेड्यूल में डालना पड़ेगा उसका नाम, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एक 29th स्टेट बनाते हैं या 9th यूनियन टेरिटरी बनाते हैं, तो उसका नाम हमें कहां मिलेगा, उसका डिटेल कहां मिलेगा कि ये स्टेट्स हैं, तो फर्स्ट शेड्यूल में मिलेगा, ठीक है। करंटली कितने हैं, तो 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज हैं, ये सब आपको पता होगा, और नहीं पता है तो याद कर लीजिए। स्पेसिफिक प्रोविजंस अप्लाई टू अ सर्टेन रीजन डेमोन्स्ट्रेटिंग द एडेप्टेबिलिटी ऑफ इंडियाज टेरिटरी अरेंजमेंट, ये देख लेना। इसके साथ आर्टिकल 2 और 3 ये बहुत ध्यान से हमें देखना होगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 2 क्या बताता है, और 2 और 3 में स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि 2 क्या है और 3 क्या है। जब भी हम एग्जाम देने जाएं तो इनको अलग से याद रखें। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये आउटसाइड के जो एरिया है, मतलब जैसे मान लो कि हम किसी दूसरे पाकिस्तान के किसी पोर्शन को हमने कॉन्कर कर लिया, या उनने गिफ्ट दे दिया हमें, या कुछ भी कैसा भी इंटरनेशनल लॉ को ध्यान में रखते हुए अगर हमें मिल जाता है तो उसको हम इंडिया का पार्ट बनाएंगे। जैसे मान लो एक एक्स्ट्रा स्टेट हमने ये धर लिया है, तो इसको इंडिया का पार्ट बनाना है, तो किस आर्टिकल के तहत बनेगा, आर्टिकल 3 के तहत बनेगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग स्टेट में अगर कुछ भी चेंज करना है तो आर्टिकल 4, मतलब आउटसाइड इंडिया में अगर कुछ हमें करना है, ऐड ऑन करना है या ये करना है, तो वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। और इंडिया के अंदर मतलब टेरिटरी के अंदर ही हमें कुछ भी नया बनाना हो या और उसको मर्ज करना हो किसी स्टेट में, तो आर्टिकल 3 के तहत होगा। तो पहले तो ये याद कर लेना कि ये फॉरेन टेरिटरी के लिए है, मतलब जो आउटसाइड के लिए है, और ये इंडिया के अंदर ही चेंजेस के लिए है। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। देखिए, आर्टिकल 2 and 3 एम्पावर द पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट इनटू द यूनियन एंड टू रिकॉग्नाइज एग्जिस्टिंग वन बाय अल्टरिंग बाउंड्रीज। अब देखो, अगर है इंडिया में ऑलरेडी वो स्टेट, तो क्या होगा, या तो स्टेट को किसी और में मर्ज किया जाएगा, या उससे नए स्टेट बनाए जाएंगे, या उसका बाउंड्री अल्टरेशन होगा, जो अक्सर हम लोग देखा करते हैं, ठीक है ना। जैसे बिहार से झारखंड बन गया, ठीक है, एमपी से छत्तीसगढ़ बन गया, और ऐसे नए स्टेट बनते रहते हैं। पहला स्टेट कौन सा बना था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। राम उल्लू कौन थे, ये भी पूछा जाएगा कि 1953 का फर्स्ट स्टेट आंध्रा कैसे बना था, किस लैंग्वेज के बेसिस पे बना था, तो तेलुगु भाषा, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा हिस्ट्री देखना है। हालांकि हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कमिटीज बनाई गई हैं उनके लिए अलग से शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसमें मैंने नहीं डाला कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो आप लोग थोड़ा सा देखते रहना, ठीक है। चलिए, क्रिएटिंग मर्जिंग रीजन्स और चेंजिंग
नेम्स। जैसे मान लो असम को देखो, मैं बार बार न्यूज में देखा करता हूं असम, असोम, असम या ओडिशा, उड़ीसा, ये ऐसे चेंजेस होते रहते हैं नाम में, ठीक है। तो नाम का चेंजिंग भी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नाम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, स्टेट का पूरा ही नाम बदल दें, स्टेट ही बदल दें, उनके पास पूरा, और क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स पावर है। क्लियर है? द पावर स्टैंड टू फॉर्मिंग न्यू स्टेट बाई सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट और different state or union territories. Notably, the state legislature are consulted from their opinion, but parliament is not bounded by their views. अब देखिए सीधी बात है कि अगर दो बातें हम कर लेते हैं, एक तो पहली बात हो रहा है कि आर्टिकल 2 एग्जिस्टिंग स्टेट से नए स्टेट को बनाना। एग्जिस्टिंग स्टेट मतलब नॉट इनसाइड द इंडिया। जैसे मान लो कि ये हमारा भारत है, भारत के बाहर कोई एक स्टेट है और उसको इंडिया में ऐड करना है। जैसे मान लो हमने अटैक किया, हालांकि हम ऐसा कभी नहीं करते हैं, पर फिर भी मान लो जैसे हमने उसको कॉन्कर कर लिया या वो हमें गिफ्ट में मिल गया, तो एग्जिस्टिंग स्टेट पूरा ही मिल गया, तो इसका नाम क्या होगा? किस स्टेट में इसको मर्ज किया जाएगा या नया स्टेट बनाया जाएगा? तो एग्जिस्टिंग स्टेट का मतलब यह है कि आउटसाइड इंडिया अगर कोई लैंड है और उसका नाम है, उसका डिमार्केशन किया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग स्टेट को इंडिया में ऐड करने के लिए अंडर आर्टिकल 2 क्या प्रोविजन होंगे? पहली बात। दूसरी बात, हमसे यह भी पूछा जाएगा कि न्यू स्टेट का फॉर्मेशन क्या होगा आउटसाइड आर्टिकल 2 के तहत, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एग्जिस्टिंग स्टेट और फॉर्मेशन और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट हम पढ़ते हैं। तो न्यू स्टेट का मतलब कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो कि हाफ स्टेट है, ये इंडिया को गिफ्ट में मिल गया, तो अब इसको क्रिएट किया जाएगा एक नए राज्य के तहत या एक नए राज्य जैसा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये तो पहले से ही पूरा एरिया एग्जिस्टेड था, ये भी एग्जिस्टिंग में था, पर इसका नाम नहीं था, ये नया मिल गया, तो अब इसका नाम देना, इसको इंडिया के अंदर लाना, तो ये दोनों आर्टिकल 2 के तहत आएगा, ठीक है। अब ये इंडिया का अपना टेरिटरी है और इंडियन टेरिटरी के अंदर ही अगर कुछ चेंज करने हैं, कुछ भी ऑल्टरेशन करना है, बाउंड्री का नया स्टेट बनाना है, तो आर्टिकल 3 के तहत होगा। क्लियर है? तो ये देख लेना, एनहांस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन। अब इसमें ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 का क्या प्रोविजन है। तो 3 में सबसे पहले आप यूं समझिए कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसमें अगर किसी भी तरीके का हमें चेंज करना है तो पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा। देखिए अगर दिया होगा इधर कहीं कि प्रेसिडेंट से पूछा जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में होगा, इधर कहीं होगा, देख लेना। और प्रेसिडेंट से पूछने के बाद मतलब इसका प्रोसीजर क्या है? जैसे मान लो कि हम आज मध्य प्रदेश या बिहार को अल्टर कर रहे हैं या बिहार में कोई नया स्टेट जोड़ रहे हैं या नया स्टेट बना रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो इसके लिए हमें पहले प्रायर कंसेंट किससे लेना होगा? प्रेसिडेंट से। और प्रेसिडेंट किससे पूछेंगे? उस स्टेट के जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है या असेंबली है उससे पूछेंगे, और लेजिस्लेचर से, स्टेट लेजिस्लेचर से पूछेंगे, और स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी रिकमेंडेशन होगा, ये कुछ ऐसा है, बचपन में हमारे साइकिल खरीदने जैसा है कि हमसे आते थे फादर और पूछते थे कि कौन सा साइकिल चाहिए, हम जादू का दोस्त बन के बोलते थे कि हमें एवोन साइकिल चाहिए, और आ जाती थी उधर से हीरो साइकिल। क्लियर है? मतलब कुल मिलाकर के ऐसा है कि हमने पूछा तो है स्टेट से, अगर उनकी बातें अच्छी लगी तो मान लेंगे और नहीं लगी तो नहीं मानेंगे। मतलब स्टेट के रिकमेंडेशंस यहाँ पे कोई बहुत मायने नहीं रखते हैं। मानने के लिए प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट किसी भी तरीके का बाउंड नहीं है, उनके लिए कोई बाउंडिंग नेचर नहीं है। स्टेट अगर मान लो प्रेसिडेंट को मन करता है या हमारे पार्लियामेंट को मन करता है तो मानेंगे, उनको लगता है कि बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है तो मान भी लेंगे, और नहीं लगता है तो जस्ट इग्नोर वाली स्थिति होगी। कोई बाइंडिंग नेचर नहीं है इसका, किसी भी तरीके से जबरदस्ती नहीं होगा। पहली बात, मतलब कुल मिलाकर के यूनियन गवर्नमेंट जो है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है किसी भी स्टेट को बनाने के लिए या उसका नाम बदलने के लिए या बाउंड्री अल्टरेशन के लिए। क्लियर है? तो ये चीज बहुत अच्छे से रख लेना। लेकिन अगर हम इंडिया के टेरिटरी के अंदर अगर कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो हमें पहले प्रेसिडेंट से पूछना होगा, मतलब प्रेसिडेंट के कंसेंट से वो पार्लियामेंट में आएगा, ठीक है। और पार्लियामेंट में लाकर के ये दोनों के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होंगे, ये आर्टिकल 4 बताता है। ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। मतलब ये सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा पार्लियामेंट में, इसके लिए 2/3 की जरूरत नहीं है, 2/3 मेजोरिटी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 50% + 1 अगर वोट मिल गया तो वो बिल पास माना जाएगा, वो नया स्टेट बनेगा या कम होगा या जो भी उसको होना है वो हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल नीड्स रेनफोर्स द, देख लेना थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है वो देखते चलो। देखो, रिकॉग्निशन एंड प्रोसेस ऑफ द कंडीशन फॉर एनी बिल दैट complete altering the state boundaries or names, the president must
first recommend the introduction of the bill and seek the concerned the state legislature view। देखो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कोई भी ऐसा बिल जो स्टेट की बाउंड्री ऑल्टरिंग के लिए आ रहा है, नाम बदलने या कुछ भी ऐसा कुछ आ रहा है, तो उसमें सबसे पहले हमें प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना होगा। और प्रेसिडेंट किससे पूछेंगे? जो भी रिलेटेड स्टेट है उसके लेजिस्लेचर से पूछेंगे। उनका किसी भी तरीके से हाउएवर द पार्लियामेंट इज फ्री टू एक्ट एज इट डीम्स फिट रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट ओपिनियन। क्लियर है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से फ्री है अपने डिसीजन लेने के लिए, किसी भी नए स्टेट को बनाने के लिए। कहीं भी इसमें बाइंडिंग इन नेचर नहीं है स्टेट के लिए कि नया स्टेट का नाम बदल रहा है, ऑल्टरिंग कर रहे हैं, बाउंड्री का कुछ भी कर रहे हैं तो उनके रिकमेंडेशन मानना ही है। दिस सेंट्रलाइजिंग फीचर हैज enabled India to undertake large scale recognition and adaptation of its first internal map address linguistic, administrative and cultural demands over time। जो जो चेंजेस होंगे हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, हमें जैसी जरूरत लगेगी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को वैसा वैसा चेंज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई इसमें इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है स्टेट की। मतलब हो सकता है कि आज कोई राज्य है, कल सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ना रखे, किसी दूसरे राज्य में मर्ज कर दे या उसका नाम ही बदल के दूसरा नाम रख दे, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? हाँ, ये है कि वो उसको किसी को दिया नहीं जाएगा, वो डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, भारत से अलग नहीं हो सकता, उसको रहना पड़ेगा भारत के टेरिटरी के अंदर। क्लियर है? एट द इंडिपेंडेंस इंडियन टेरिटरी कंप्राइजेस ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि जब भारत आजाद हुआ तो हमारे पास दो तरह के राज्य थे। एक तो प्रोविंसेस थे जो मतलब राज रजवाड़े के राज्य थे वो, और एक ब्रिटिश एक्विजिशन के राज्य थे। क्लियर? अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे अलग अलग डिमांड आने लगे, बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। फाइनलाइज किया गया कि देखो भाई, भारत में 3 तरह के या 4 तरह के स्टेट बनाए जाएंगे, लीडिंग टू ए कॉम्प्लेक्स इनिशियल क्लासिफिकेशन। पार्ट ए स्टेट, आपका ये होमवर्क होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि पार्ट 1 स्टेट में कौन कौन से आते थे। बहुत सारे स्टेट के नाम मिलेंगे आपको, वो लिस्ट निकालना है गूगल से, याद करना है क्योंकि एग्जाम में मैच द कॉलम में आएगा। तो पार्ट ए स्टेट क्या है? जहां पर डायरेक्ट गवर्नर का रूल था, गवर्नर्स प्रोविंस। ठीक है। पार्ट बी स्टेट क्या थे बेटा? प्रिंसली स्टेट्स, राजे रजवाड़ों की जमीन। पार्ट सी क्या थी? चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, ऐसे जगह जहां पर चीफ कमिश्नर बैठाए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो पार्ट सी स्टेट था। मतलब मेनली 3 तरह का है। चौथा क्या है? अंडमान एंड निकोबार। ये पार्ट डी स्टेट है जिसमें अंडमान निकोबार को रिकॉग्नाइज किया गया। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि कितने तरह के स्टेट बनाए गए जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, या जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कितने तरह के स्टेट थे? तो पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट एंड पार्ट डी स्टेट। पार्ट डी आपको बता दिया गया अंडमान एंड निकोबार था। ए बी सी आपको लिस्ट निकाल करके याद करना है, ये आपका होमवर्क है। क्लियर है? क्योंकि रटने वाली चीज थी, कुछ उसमें समझने जैसा था नहीं तो हमने उसको नहीं डाला। थ्रू नेगोशिएशंस for integration and administrative actions, almost all princely states were brought into union, and demand for linguistic state and administrative convenience led to the creation of the states recognition commission। आप जानते हो बहुत सारे लोगों ने भाषाओं के आधार पर और अलग अलग मांगना शुरू किया। आप जानते हैं कि तेलुगु भाषी लोगों ने अपना अलग डिमांड करने लग गए, और फिर 1953 में वो राम उल्लू साहब थे, उनका डेथ हो गया 56 डेज के हंगर स्ट्राइक के बाद। मतलब 56 दिन तक वो भूखे रहे, अलग स्टेट का डिमांड करते रहे मद्रास प्रोविंस से, और फिर मर गए। तो आप जानते हैं मरने के बाद ये जो मूवमेंट था वो और फास्ट हो गया, और फास्ट हो गया तो गवर्नमेंट को मजबूरी में फर्स्ट स्टेट भाषाई आधार पर बनाना पड़ा 1953 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बनाया गया। क्लियर है ना? तो ये रट लेना, याद कर लेना, जैसे भी पर एग्जाम में आएगा ये ध्यान रखना। ठीक है। और फिर 1956 में हमने एक्ट बना दिया कि ओल्ड क्लासिफिकेशन एंड एस्टैब्लिशिंग न्यू स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, काम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 1956 के बाद क्या हुआ कि हमने बहुत सारे स्टेट को और रिकॉग्नाइज किया, अलग अलग एक्ट बनाए, और उन एक्टों के तहत उनका रिकॉग्निशन हुआ। ये एक्ट हमने इसलिए डाले हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ दे बॉम्बे रिकॉग्निशन एक्ट कब आया था? तो 1960 में आया था, ये क्वेश्चन पूछ देता है। इससे क्या बना? तो महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। क्लियर है?
नागालैंड एक्ट कब आया? 1962 में आया। पंजाब रिकॉग्निशन एक्ट कब आया? 1966 में। ये मैच द कॉलम में आया करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश एक्ट कब आया? ठीक है, तो 1970 में। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट कब आया? तो ये गोवा दमन दीव रिकॉग्निशन एक्ट कब आया? तो ये 87 में। तो थोड़ा सा ये पूरे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखना। क्लियर है? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ये द टोन of the millennium saw in the creation of the Chhattisgarh, Uttarakhand and Jharkhand followed by the Telangana in 2014, ये भी याद रखो। ठीक है। in 2019 जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन, आप जानते हो जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल्स हटाए गए और फिर उनको स्टेट और यूटी बनाया गया। बांट करके देखिए लद्दाख और इसको, रिफ्लेक्टिंग कंटिन्यूअस इवोल्यूशन। क्लियर है? ये बता रहा है कि हमने टाइम टू टाइम एज पर आवर डिमांड नए स्टेट्स लगातार बनाए हैं और अभी भी जरूरत पड़ेगा तो बनाया जाएगा या दो स्टेट्स को आपस में मर्ज किया जाएगा। क्लियर है? अब इसमें आगे बात ये आती है कि अभी कितने हैं, तो हमने पहले ही देख लिया है कि अभी कितने हैं। 8 स्टेट है, सॉरी 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये थोड़ा बहुत देख लेना। ठीक है? इनको क्या देख करके बनाया जाता है? तो लोकल प्रायोरिटीज देखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है कि क्या उस एरिया में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। जैसे मान लो कि पहले छत्तीसगढ़ था, मोटे तौर पे तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल कहाँ है? मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही था, भोपाल में इसका कैपिटल था। अब इतने दूर से लोगों को आना पड़ता था, तो फिर डिमांड हुआ, बहुत सारे कारण रहे होंगे और उनका जुडिशियरी दूर पड़ता होगा, बहुत सारी चीजें थी, तो फिर एक नया स्टेट बना दिया गया छत्तीसगढ़। तो वो चीजें चलती रहती हैं। क्लियर है? तो ये देखा जाएगा कि गवर्नमेंट ये देखेगी क्वालिफिकेशन को कि क्या किसी राज्य में सारी व्यवस्थाएं समान रूप से मिल रही हैं, उस राज्य का विकास हो रहा है। अगर ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे अगर राज्य कहीं पिछड़ रहा है और वहां पर नए कुछ स्टैब्लिशमेंट्स की जरूरत है तो स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा। अगर लगता है कि उस स्टेट के कुछ पार्ट को अलग करके एक नया स्टेट बनाने की जरूरत है तो ये भी किया जा सकता है। ठीक है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। देखिए फिर क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स इंडिया टू एक्वायर्ड फॉरेन टेरिटरीज थ्रू द इंटरनेशनल नेगोशिएशंस, नोटेबली एक्विजिशन, सेसेशन ऑफ टेरिटरी और फॉरेन नेशन। अब देखिए क्या है, ये बोल रहा है कि भारत किसी बाहर के, मतलब जो आउटसाइड इंडिया है, अंडर आर्टिकल 2 हम किसी भी स्टेट को के जमीन को ले सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आर्टिकल 2 के तहत होगा कि हम किसी भी आउटसाइड इंडिया के लैंड और टेरिटरी को इंडिया के अंदर मर्ज कर सकते हैं। ठीक है? चाहे वो एनेक्सेशन से हो या वो गिफ्ट मिल जाए हमें या नेगोशिएशन से हो, या लग रहा हो कि कोई, मान लो जैसे कोई कंट्री है एक्स, या मान लेते हैं बांग्लादेश है, बांग्लादेश कहता है कि हमारे ये इतने एरिया को आप ले लो, आपकी बाउंड्री अच्छी हो जाएगी, धान की खेती करना, अच्छी खेती होती है, 100 साल के लीज पे ले लो, 200 साल के लीज पे ले लो, या आप हमसे खरीद ही लो, हम बेचना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ को ध्यान में रखते हुए हम उसको खरीद सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं और इंडिया का पार्ट बना सकते हैं अंडर आर्टिकल 2। ये याद रखना। अब इसमें दिक्कत कहां है कि भारत और बांग्लादेश, ये ब्रिटिश लोग जो थे वो बदमाश लोग थे, और जब इंडिया से जा रहे थे तो आप इंडिया का मैप देखना थोड़ा सा, उसमें बांग्लादेश इंडिया के अंदर अंदर घुसा हुआ है, मतलब वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल दोनों था। और उससे इनने क्या बना, बांग्लादेश तो उस समय था नहीं, वो था ईस्टर्न पाकिस्तान। फिर इंदिरा गांधी का राज्य आया, आप जानते हैं, और फिर बांग्लादेश नया कंट्री बना। अब कंट्री बनने के बाद भी बाउंड्री तो उसकी वहीं रही। अब बाउंड्री ऐसी थी कि जैसे मान लो ये बांग्लादेश है और ये इंडिया है, इंडिया के कई गांव बांग्लादेश में है और बांग्लादेश के कई गांव इंडिया के अंदर है। अब इसमें या लैंड एरिया, अब ये क्या होगा, इधर से लोग इधर आ रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, इधर के लोग इधर जा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, बाउंड्री क्लियर हो नहीं पा रही है और इलीगल एंट्रेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टर्बेंस बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि आगे दिक्कतें बढ़ जाएगी, अंग्रेजों की चाल रही होगी। अब इसमें सबसे पहला जो केस दिखता है वो क्या है, बेरुवाड़ी। अब बेरुवाड़ी यूनियन क्या होता है कि राज्य अपना कहता है कि हम लोग बाउंड्री को ठीक करेंगे, और ठीक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई घुसा हुआ एरिया है ऐसा, तो हम कह रहे हैं कि ये एरिया हम ले लेते हैं और हमारा एरिया अगर इधर बांग्लादेश में घुसा हुआ है तो हम इसको बांग्लादेश को दे देते हैं। ले लेने में कोई दिक्कत नहीं है। दे देने में क्या ये अंडर आर्टिकल 2 और 3 कोई ऐसा प्रोविजन है? तो अब बेरुवाड़ी जो जगह है वहां के लोग, चूंकि ये बंगाल का जगह है, तो बंगाल में इसका होने लग गया प्रोटेस्ट कि बिना स्टेट के जाने, बिना स्टेट रिकॉग्निशन के ये दिया क्यों जा रहा है या लिया क्यों जा रहा है, ऐसी चीजें चलने लग गई। बात कहां तक पहुंची, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची।
क्लियर है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात गई तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि अंडर आर्टिकल 2 और 3, अंडर आर्टिकल 2 एग्जैक्टली और 3, एग्जिस्टिंग लैंड एरिया को हम किसी कंट्री को दे नहीं सकते, लेने के लिए तो ठीक है, दे नहीं सकते। मतलब अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री में हम किसी भी राज्य के राज्य क्षेत्र को, मतलब भारत के टेरिटरी के अंदर रह रहे किसी भी जमीन को हम किसी अदर पार्ट को दे नहीं सकते। अगर हम दे रहे हैं तो ऐसे बिल को अंडर आर्टिकल 368 अमेंड करना होगा। क्लियर है। मतलब वो जनरल बिल 50% +1 का खेल नहीं होगा। ये क्या होगा अंडर आर्टिकल 368, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से उसको अमेंड करना होगा। तो ये देखना, टेरिटरी फ्रॉम फॉरेन, ये एक्वायर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज सीन इन द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बेरुवारी यूनियन केस, याद रखना। एंड लैंडमार्क एक्सचेंज सच एज 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, दोनों बहुत अच्छे से याद रखना। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ा हमें, किस लिए? क्योंकि बेरुवाड़ी यूनियन केस हुआ, बेरुवाड़ी के लोगों ने आकर के यूनियन गवर्नमेंट पे वो किया, चैलेंज किया उसको सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको देना है या लेना है तो ये बिल पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जैसा पास होगा, ठीक है, और उसके बाद ही आप दे सकते हैं। अदरवाइज ये कहीं भी अंडर आर्टिकल 1 to 4 नहीं लिखा हुआ है कि आप इंडिया के किसी भी टेरिटरी को फॉरेन को दे सकते हो, सौंप सकते हो, हैंड ओवर कर सकते हो। क्लियर है। उसके लिए आपको अमेंडमेंट करना होगा, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उधर के एरिया इधर घुसे हुए हैं, इधर के एरिया इधर घुसे हुए हैं, कोई कंफर्म बाउंड्री ही नहीं दिख रही है। बाउंड्री तो है पर वो एरिया में डिस्टर्बेंस तो क्रिएट होगा ना। तो उस डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए पहले हमने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, और फिर आप जानते हैं अभी 2015 में 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया। इसमें नो डाउट मैं आपको बता दूं कि कुछ हमारा ज्यादा एरिया गया और हमको कम एरिया मिला, बट फिर भी इसमें बहुत सारा एक बड़ा डिस्टर्बेंस खत्म हुआ, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। विच सेटल द बॉर्डर एनक्लेव्स एंड विथ बांग्लादेश। क्लियर है। तो बांग्लादेश के साथ जो भी हमारे बॉर्डर के डिस्प्यूट चल रहे थे वो सारे ठीक हुए। तो ये जरूरी था करने के लिए। आप लोग ये दोनों एक्ट याद रखना कि क्या कारण था कि उसको फिर 2 और 3 को चैलेंज किया गया कि हम क्या अपने टेरिटरी को किसी को दे सकते हैं, और 3 को चैलेंज करने के बाद फिर उसको सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया, और क्यों। हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब पूरे स्टेट का पावर और हमारे किसी भी राज्य को लेने का या किसी भी जमीन को लेने के लिए जो पावर है वो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा, वो एक जनरल अमेंडमेंट माना जाएगा, मतलब नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल जैसा पास किया जाएगा। तो क्या कारण है कि हमें 9th और 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ा? तो आपको इसमें क्लियरली याद रखना है बेरुवारी यूनियन केस। क्लियर है। याद रखना, दीज अरेंजमेंट डेमोन्स्ट्रेट द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर द चेंजिंग द एक्सटर्नल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। क्लियर है। मैंने बता दिया कि किसी भी एक्सटर्नल बाउंड्रीज के साथ अगर हम चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, दे रहे हैं, किसी भी तरीके की हमारी बाउंड्री छोटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत होगी। और आप ये आर्टिकल बहुत अच्छे से याद रखना कि वहां पर आर्टिकल 2, 3 नहीं चलेंगे, आर्टिकल चलेगा 368, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हमने बोला है द इंडियन यूनियन इज अ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, एग्जिस्टेंस एंड बाउंड्रीज रिमेन एट पार्लियामेंट्स डिसीजन। किसी भी तरीके के भारत के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, किसी को दिए नहीं जा सकते। सारा पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। रिकॉग्निशन रिफ्लेक्ट इवॉल्विंग पॉलिटिकल, लिंग्विस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव realities. Major amendments and acts under every territory or administrative changes देख लेना। Unique central power set the Indian federal structure apart from the classic federations। हमने फेडरेशंस को ना अपना करके यूनिक सेंट्रल पावर्स अपनाया है। सेंट्रल के पास हमने कुछ एक्स्ट्रा पावर दे रखे हैं जिससे हमारे भारत बचा रहे, इसके खंड टुकड़े ना हो। बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके साथ आता है हमारे आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सब्जेक्ट मैटर क्या है? नेम एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें क्या है? इंडिया मींस भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब इसमें 2 बातें हैं। इंडिया के कितने नेम हैं? 2 नेम है, इंडिया और भारत, ठीक है। और क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये भी याद रखो। अगला क्या है?
सेकेंड आर्टिकल है एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, कहां से, आउटसाइड इंडिया, ये भी याद रखो आप, ठीक है। आर्टिकल 2A क्या है, इसके तहत हमने सिक्किम को भारत का पार्ट बनाया था, थोड़ा बहुत याद रखना, अभी हटा दिया गया है। आर्टिकल 3 क्या है, मतलब सिक्किम नहीं हटाया गया है, ये आर्टिकल हटा दिया गया, अब सिक्किम हमारा भारत का पार्ट है, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, मतलब जो भारत में है उनके बाउंड्री, अल्टरेशन, नाम किसी भी तरीके का ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, क्लियर है। और 4 ये बताता है कि 2 और 3 में किए गए बदलाव जो हैं, 2 और 3 में जो भी अमेंडमेंट होंगे वो अंडर आर्टिकल 368 नहीं माने जाएंगे, ये आप याद रखेंगे। मतलब 2 और 3 के जो भी अमेंडमेंट हैं आर्टिकल के, वो जनरल बिल जैसा पास होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं कहलाएगा। ये बहुत अच्छे से आप याद रखना कि इसको अंडर आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा। भारत में किसी राज्य का छोटा बड़ा होना, नए राज्य का बनना भारत के बाउंड्री के अंदर, किसी बाहर की जमीन को एक्वायर करना इंडियन टेरिटरी में, ये सब अंडर आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा, वो जनरल बिल जैसा पास होगा। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये कौन बताता है हमें, आर्टिकल 4, ठीक है। मतलब आर्टिकल 4 ये कहता है कि 2-3 का जो अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक नहीं होगा, वो जनरल बिल जैसा, मतलब सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ एक बिल होगा, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बने रहिए, यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें कुछ हमने जो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमिटीज बनाई गई थी उनको हमने छोड़ा है, आपके लिए हम अलग से एक छोटा सा वीडियो बना करके डाल देंगे जो ज्यादा क्लियर होगा और बहुत ज्यादा मैसी स्ट्रक्चर नहीं होगा, बहुत सारा घौच पौच हो जाता है एक साथ अगर हम बहुत सारा डेटा दे देते हैं तो अलग से हम लोग जो भी स्टेट रिकॉग्नाइजेशन की कमिटीज बनाई गई थी वो सारी एक लेक्चर में बना करके डाल देंगे, छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो होगा, आप वॉच कर लेना, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू, चलिए बाय बाय।